हाय गाइस, वेलकम बैक टू एलिवेट पिक्सल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो मैंने कुछ दिन पहले अभी विंग्स वन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो वीडियो डाली थी उसमें फ्रेशर्स जितने भी हैं जो भी आईएलपी वगैरह पे हैं और उनकी ट्रेनिंग चल रही है या जिनकी आईएलपी अभी ख़त्म हुई है तो उन लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है विंग्स वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ फ्रेशर्स के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि विंग्स वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म मीन्स क्या क्या उसमें कौन कौन से आपको कॉलम फिल करने हैं, क्या क्या आपके लिए क्या प्रीरिक्विजिट क्राइटेरिया है आपको विंग्स वन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हम देखने वाले हैं विंग्स वन का पूरा ओवरव्यू, मीन्स क्या क्या है उसमें, कैसे फॉर्म फिल करना है और क्या क्या उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो विंग्स वन का पूरा ओवरव्यू फ्रेशर्स के लिए क्या होने वाला है ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसका मैंने कंटेंट बनाया है, कंटेंट इसका देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ विंग्स वन ओवरव्यू, जो भी विंग्स वन का आपका फॉर्म है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और विंग्स वन में क्या क्या है फ्रेशर्स के लिए ये सब एक्सप्लेन करूँगा। फ्रेशर्स की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए विंग्स वन नवंबर में अपीयर होने के लिए, और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए भी, और जो आपके प्रीरिक्विजिट कोर्सेज हैं आई वॉल में उनको कंप्लीट करने के लिए भी लास्ट डेट क्या है। ये सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने बता चुका है बट ये सिर्फ मैं फ्रेशर्स के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो होप्स हो या आप ये इन्फॉर्मेशन रिपीट कर रहे होगे तो आप इसको मीन्स अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता होगी क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा था। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ फ्रेशर स्पेसिफिक है। तो होप्स हो आप इसको जानना पसंद करोगे और आप फ्रेशर हो तो। और फोर्थ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या और कैसे हमें फिल करना है फ्रेशर फॉर्म विंग्स वन का जो है। और लास्ट में हम देखेंगे Q&A, जो बहुत सारे फ्रेशर्स जितने भी पिछले वीडियो में कमेंट किया था उन्होंने, तो उनकी कुछ कन्फ्यूज़न है वो मैं उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ विंग्स वन ओवरव्यू फॉर फ्रेशर्स। तो इसमें सबसे पहले है व्हाट इज विंग्स वन। ओके, तो एलिवेट विंग्स वन हेल्प्स टू एवेलुएट एसोसिएट मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस यूजिंग डेमोक्रेटिसाइज ट्रांसपेरेंट टैलेंट फ्रेमवर्क विद चांस टू बूस्ट देयर करियर एंड कॉम्पनसेशन। यानी विंग्स वन प्रोग्राम इसलिए टीसीएस में इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि आप जैसे जानते हो कि टीसीएस में डिफरेंट रोल है, निंजा, डिजिटल, निंजा, प्राइम, स्मार्ट, ये सब है। तो आप अपना जो क्या है वो सब अपने जो रोल हैं आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, निंजा से डिजिटल, डिजिटल से इनोवेटर, ये सारे। तो इसीलिए विंग्स वन प्रोग्राम क्या है कि आपको कुछ असेसमेंट देने होंगे और बेस्ड ऑन योर स्किल, अगर आपके स्किल सेट अच्छे हैं तो आप अपना पैकेज अच्छा कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल अच्छी कर सकते हो। ओके, तो अभी जो लेटेस्ट एसओपी है उसके हिसाब से कौन कौन एलिजिबल है। एसोसिएट्स इन ग्रेड, यानी जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्हें एसोसिएट्स बोलते हैं। तो जितने भी एसोसिएट हैं ग्रेड्स में, उनके ग्रेड्स क्या क्या होने चाहिए, वाई होना चाहिए, वाई डी मीन्स होना नहीं चाहिए, इसमें से कोई भी एक ग्रेड आपका होना चाहिए। ओके, तो वाई हो या फिर वाई डी हो या फिर वाई जी हो या फिर CS1 हो या C1Y हो या C1 हो। ठीक है, तो C1 से जितने भी नीचे ग्रेड होते हैं वो सारे ग्रेड्स के एम्प्लॉय हैं वो एलिजिबल हैं विंग्स वन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, वो सारे एम्प्लॉय आप विंग्स वन में बैठ सकते हो। और इसके साथ एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेशर्स के लिए, मीन्स एक्सपीरियंस के लिए, जिन्होंने भी एक से ज़्यादा साल कंप्लीट कर चुका है तो उनके लिए क्या है कि अगर आपका पिछले अप्रैल साइकिल में या B बैंड है तो आप उसमें बैठ सकते हो विंग्स वन में। अगर C बैंड मिला है अप्रैल साइकिल में तो आप नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये तो फिर फ्रेशर्स के लिए था। ओके, फिर इसमें व्हाट हैपेंस आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड टू C2। तब देखो, अगर आप C1 से नीचे हो तब तो आप विंग्स वन के एलिजिबल हो। अब C2 प्रमोशन किसके लिए होता है? C2 प्रमोशन उनका होता है जिन्होंने भी 3 या 4 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है और उनका प्रोजेक्ट वर्क परफॉर्मेंस अच्छा है। मीन्स C2 प्रमोशन तो आपका मैनेजर इनिशिएट करता है बट ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है क्योंकि फ्रेशर्स अभी तो आपका 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, अभी आप लोगों ने तो जल्दी ज्वाइन किया है। तो ये अभी आप मत देखो, ये C2 प्रमोशन मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और इसमें क्या है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट मेट फॉर विंग्स वन। तो विंग्स वन में पहले क्या होता था, पहले हम सिर्फ एक फॉर्म आता था उसमें हम अपनी कॉम्पिटेंसी डिक्लेयर कर देते थे कि हाँ हमें ये एग्ज़ाम देना है और सिर्फ हम जाके एग्ज़ाम दे सकते थे। बट अभी रूल क्या है, चेंज हो गया है। तो उसमें आई वॉल में कुछ आपके प्री रिक्विजिट कोर्सेज हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे तभी आप विंग्स वन वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे पाओगे, अगर उसका कट ऑफ डेट से पहले प्री रिक्विजिट कंप्लीट किया है तभी। ओके, और आपको सभी प्री रिक्विजिट नहीं कंप्लीट करने हैं, जिसका एग्ज़ाम आप देना चाहते हो सिर्फ उसी का कंप्लीट करो। अभी मैं आई वॉल ओपन करके दिखा दूंगा। ठीक है, और वेयर यू कैन फाइंड द विंग्स वन IT सर्टिफिकेट।
तो आईटी सर्टिफिकेट यानी अगर देखो आप अगर ये फ्रेशर्स के लिए सिर्फ, तो अगर आप आईएलपी ट्रेनिंग पे हो, मीन्स आईएलपी ट्रेनिंग पे होगे तो आपको ना ही ये तो ग्रेड अलॉट होगा, ना ही अभी आपकी कोई यूनिट होगी, ना ही आपका कोई बीजी होगा, ठीक है। तो जब तक आपको ये सारे ग्रेड्स अलॉट नहीं हो जाते तब तक आप विंग्स वन एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं अभी रिसेंटली 1 मंथ 2 मंथ या सितंबर में जिनकी ज्वाइनिंग है, तो मेरे ख्याल से उनको ग्रेड तो ये जो ग्रेड अलॉटमेंट होता है वो आईएलपी ट्रेनिंग के बाद ही होता है, ठीक है। तो ये ग्रेड जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आप एलिजिबल नहीं हो विंग्स वन के लिए। तो होप्स वो जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है और इनका ये ग्रेड नहीं है वो नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में साइकिल में वो ट्राई कर सकते हैं। बट आप प्रिपेयर तो भी कर सकते हो, आप बैकग्राउंड में अपना प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी तो यही है। अब आप क्या करोगे जब आप एलिजिबल उनके मीन्स रूल्स के हिसाब से आप का ये ग्रेड नहीं होगा, मीन्स आप विंग्स वन इन दोनों सर्टिफिकेशन रोल में आप टैग नहीं होगे। अब मैं ओपन करके दिखा दूंगा कैसे आप चेक कर सकते हो कि आप टैग्ड हो कि नहीं, ठीक है। पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या क्या ये है, ओके। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टेक्नोलॉजी ट्रैक्स कैन बी सेलेक्टेड फॉर विंग्स वन असेसमेंट, ओके। तो टेक्नोलॉजी ट्रैक्स मीन्स क्या क्या है उसमें, T1 से लेके T15 तक डिफरेंट टेक्नोलॉजी ट्रैक्स हैं। उसमें से आपको जो भी आप जिसके भी स्किल सेट आपकी अच्छी है उसमें से आपको चूज़ करना है, यानी जितने भी एलिजिबल लोग हैं मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऑल विंग्स वन एनरोलमेंट मस्ट बी अलाइन टू योर यूनिट स्पेसिफिक कोड ट्रैक, यानी जो भी आप जिस भी सर्टिफिकेशन आईडी में टैग्ड होगे उसमें पर्टिकुलर कोई T1 T2 T3 T4 ऐसे करके T15 तक ट्रैक होगा, तो उसी में से कोई आपको एक ट्रैक चूज़ करना है, ओके। यू मस्ट सेलेक्ट अ कोड टेक ट्रैक दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर यूनिट लिस्ट टू एलिजिबल फॉर विंग्स वन, ओके। तो यानी आपको उन्हीं ट्रैक्स का एग्ज़ाम देना है जो आपकी यूनिट से बिलोंग करता है। यानी अभी देखिए फ्रेशर हो तो आप किसी प्रोजेक्ट पे होगे नहीं, मीन्स कुछ फ्रेशर्स होंगे बट जिन्होंने जनवरी फरवरी में ज्वाइन किया होगा, बट अभी जितने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो आपको उन्हीं ट्रैक्स में से, बट नवंबर साइकिल के लिए एक्सेप्शन है। तो जो भी फ्रेशर्स जो भी ट्रैक चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अपना चाहते हो कि आप अपने यूनिट में से ही सेलेक्ट ट्रैक चूज़ करो ताकि बाद में भी आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो, तो आप आई वॉल में लॉगिन करना और ये 80840 आईडी मीन्स सर्च करके और इसको लॉन्च करके देख लेना आपका कौन सा यूनिट है और आपके यूनिट के अंदर कौन कौन से ट्रैक्स हैं, कोड ट्रैक ट्रैक्स हैं, ओके। और इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको उसका प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे पता करना है कि मेरे यूनिट में कौन सा टेक ट्रैक है, ओके। So what can I do in case my BG unit is not a part of unit specific track, यानी अगर मेरा जो टेक ट्रैक मैंने चूज़ किया वो मेरे बीजी का पार्ट नहीं है तो क्या होगा, ओके। इन केस यू डोंट फाइंड एनी रिलेवेंट ट्रैक फॉर यूनिट इन द यूनिट लेवल प्लीज़ चेक बीजी लेवल, मीन्स उसमें डिफरेंट ऐसे ड्रॉप डाउन करके बनाया इन्होंने। आप जब ये वाली आईडी सर्च करोगे तो वहाँ जाके आप देखना एक शीट बनी होगी, उसमें ये ड्रॉप डाउन करके बीजी लेवल यूनिट लेवल तो आप सेलेक्ट करते जाना। इन्होंने बताया है कि वहाँ जाके आप देख लोगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यूनिटी से आप जो यूनिटी आप रिस्पॉन्सिबल होता है, जितने भी विंग्स वन के कोर्सेस होते हैं वो सारा एक्सप्लेन करेगा कि आपको कौन सा करना है। अगर मीन्स आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है विंग्स वन के बारे में या कुछ पता नहीं है तो आप विंग्स वन से जाके आप डायरेक्टली उनसे टीम्स पे या तो मेल कम्युनिकेशन करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो और यूनिट टीडी को कैसे मीन्स उनका एड्रेस कैसे ढूंढना है, तो आपको ये जो लिंक यहाँ पे दिख रही है विंग्स वन फॉर्म, जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे विंग्स वन फॉर्म ये में यहाँ पे यूनिट टीडी का मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जाके उसका एड्रेस निकाल सकते हो उनका। हाउ कैन यू इनरोल फॉर विंग्स वन प्रोग्राम, यानी विंग्स वन के लिए आप कैसे इनरोल कर सकते हो। तो एसोसिएट्स विल बी ऑटो इनरोल टू द विंग्स वन प्रोग्राम। अब मैं दिखाता हूँ कैसे आपको ऑटो इनरोल पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि आप विंग्स वन प्रोग्राम में आपको इनरोल करने के लिए कैसे मीन्स किसके पास जाना है। तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अपना ILP ख़त्म करोगे तो आपको ये जो सर्टिफिकेशन ID है 15205 या 15206 इन दोनों में से किसी एक में या तो आपको टैग कर दिया जाएगा, तो आप समझ लेना कि मेरी विंग्स वन की जर्नी स्टार्ट हो गई, ओके। तो भी मैं शो करता हूँ कैसे ये ओपन होगा। इसके बाद आपको जाना है सर्टिफिकेशंस, माई लर्निंग्स में जाइए। माई लर्निंग्स में चेक करके आप उसी सर्टिफिकेशन में जाना है। सर्टिफिकेशन ये देखिए मेरे में शो कर रहा है ना, TCS सेलिब्रेट विंग्स वन सर्टिफिकेट ID। आप यहाँ जाकर सर्टिफिकेशन में चेक करना, अगर ये दोनों ID आप पे शो कर रही है, दोनों में से कोई एक भी शो कर रही है तो इसका मतलब समझ लेना कि आपको कोई ग्रेड अलॉट हो गया है और आप विंग्स वन के लिए एलिजिबल हो।
अब इसको ओपन करोगे तो आप देखो डिफरेंट ये क्या है, ये सारे टेक मीन्स ट्रैक्स हैं, आपको इनमें से चेक करके सेलेक्ट करना है। और टेक ट्रैक आपको कहाँ सेलेक्ट करना है, तो ग्रुप 2 में आकर टेक्नोलॉजी, ये जो मैंने बता रहा था T1 T2 T3 T4, ये जो स्टेप 1 में कोर फुल स्टैक, ये सब उनके लिए हैं। इनमें से अगर आप कोई भी कंप्लीट करोगे, डिस्टिंक्शन लाओगे, तो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये सारे हैं, अब ये टेक्नोलॉजी ट्रैक्स हैं। और इसके बाद मीन्स ये मैं शो करना चाह रहा था कि अगर इन दोनों सर्टिफिकेट में आप टैग्ड हो तो इसका मतलब आप फ्रेशर्स के लिए इन दोनों सर्टिफिकेट में टैग्ड हो तो आप विंग्स 1 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और जो भी नहीं टैग्ड है वो जल्दी टैग्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये किसी से अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जैसे ILP ख़त्म करोगे तो आपका वो अप्रूव कर देंगे। और होप सो आपको ये समझ में आ गया हो कि ILP वाले जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएंगे विंग्स 1 प्रोग्राम में, ठीक है। तो जो भी मीन्स अभी तक जो भी इनरोल नहीं हुए हैं तो उनके लिए तो ये मीन्स अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और अभी तक आप इनरोल नहीं हो, और अभी आज 9 है तो 10 अप्रॉक्स आपका लास्ट डेट है प्री क्विज कंप्लीट करने का, तो इसलिए आपके लिए ये थोड़ी बैड न्यूज़ हो सकती है। बट कोई नहीं, आप मई साइकिल में 2025 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, उसमें से आप क्लियर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाउ टू रजिस्टर फॉर विंग्स 1 असेसमेंट। तो सर मीन्स जो भी एलिजिबल हैं फ्रेशर्स, तो उनके लिए सर्वे फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा था कहाँ से आपको मिलेगा, तो वहाँ जाके आप वहाँ से फिल कर सकते हो, ठीक है। व्हेन विल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड। अब क्या है, पहले 3 साइकिल में एग्ज़ाम होते थे, मई, सितंबर और नवंबर साइकिल होता था। ओके, अब क्या इन्होंने एक साइकिल बीच का हटा दिया है, तो सिर्फ आपके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं मई साइकिल में होंगे और नवंबर साइकिल में। मई साइकिल इस ईयर का हो चुका है और नवंबर साइकिल का एग्ज़ाम मीन्स नवंबर में ही होगा। ओके, और फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर विंग्स 1 प्रॉक्टर्ड असेसमेंट। ओके, तो ये फ्रेश मीन्स एक्सपीरियंस के लिए जिनका भी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो उनको कुछ ना कुछ अप्रेजल बैंड मिल गया होगा। तो अगर आपको C बैंड मिला है या DE जो भी मिला है उस तब आप एलिजिबल नहीं हो, आपका मस्ट बैंड A या B होना चाहिए। ओके, और जो फ्रेशर्स सिर्फ 1 साल कंप्लीट किए हैं मीन्स उनको एनिवर्सरी रेटिंग मिलती है, जिनके पास बैंड नहीं होता है उनके पास एनिवर्सरी रेटिंग होगी। जिनका भी 1 साल कंप्लीट हो गया है तो वो एनिवर्सरी रेटिंग आपकी 4 या 4 से अबव होनी चाहिए 5 में से। ओके, एंड इफ एन एसोसिएट हु इज एलिजिबल फॉर अप्रेजल बट इज नॉट गिवन अ परफॉर्मेंस ड्यू टू वांट एलोकेशन और अदर देन ही विल नॉट कंसिडर। यानी एसोसिएट जो एलिजिबल हैं अप्रेजल बैंड के लिए और उनको परफॉर्मेंस बैंड नहीं मिला है, यानी बैंड के लिए आप एलिजिबल तो हो बट आपको बैंड नहीं मिला है अदर रीजंस के लिए, जैसे अब मान लीजिए आप ऑफिस नहीं आ रहे थे या मीन्स आपने कोई कुछ भी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपको नहीं दिया गया है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे विंग्स 1 के लिए। बहुत अच्छा मीन्स इन्होंने एक्सप्लेन करा यहाँ पे। फॉर फ्रेशर्स हु डू नॉट हैव अप्रेजल बैंड और एनिवर्सरी रेटिंग, यानी जो भी अभी रिसेंट ज्वाइन है, मतलब 2-4 महीने जिनको हुआ है ज्वाइन किए हुए, ओनली द लर्निंग कंप्लीशन विल बी कंसीडर्ड फॉर प्रॉक्टर्ड असेसमेंट। लर्निंग कंप्लीशन मीन्स क्या होता है, मीन्स ये कहाँ गया मेरा माउस, ये रहा। लर्निंग कंप्लीशन मैं आपको शो करता हूँ कैसे क्या करना है। आप सिंपली iVol में लॉगिन करना, और आप अगर उस iVol में लॉगिन करके, अरे यार ये क्यों नहीं कर रहा है, iVol में लॉगिन करके आप सीधे चले जाना आप इसमें सर्टिफिकेशन वाले में। इसको 1 मिनट इसको साइड करते हैं। यहाँ से माई लर्निंग्स में आप चले जाना। माई लर्निंग्स में आप सर्टिफिकेशन में जाओगे तो आपको पता है कि आप एलिजिबल होगे, तो आपके ये सर्टिफिकेशन टैब में आपकी ये 2 ID ज़रूर शो कर रही होगी, तो आप ज़रूर से जाके इन दोनों में से किसी पे भी एक आप कंटिन्यू करके चेक करना। और आपका जो ये पाथ है मीन्स 35 पाथ है, इसमें से आपको सभी नहीं करने हैं, मीन्स आपको जिसके लिए अपेयर होना है, जिस एग्ज़ाम के लिए जो आप देना चाहते हो उसके लिए आपको सिर्फ वो कंप्लीट करना चाहिए। आर्टिकुलेशन है, अगर आप आर्टिकुलेशन का ये सारा पाथ जो आपको शो हो रहा होगा इतना मीन्स 4 में से कितना कंप्लीट है, अगर वो 4 of 4 कंप्लीटेड दिखा रहा है तो इसका मतलब आप ने कंप्लीट किया हुआ। तो यहाँ से दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 of 4 कंप्लीटेड, इसका मतलब आर्टिकुलेशन का प्रीरिक्विजिट उसने कंप्लीट कर लिया है। अगर यहाँ 1, 2, 3 ऐसा कुछ दिखा रहा है ऑफ कंप्लीट, यानी आपका 1 मॉड्यूल बचा है, 2 मॉड्यूल बचा है, तो सारे मॉड्यूल आपके कंप्लीट करने हैं अगर आप आर्टिकुलेशन का एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो उसी तरीके से प्रोसेस का है, इसमें से आपको 2 में से दोनों कंप्लीट करने हैं। फिर टेक्नोलॉजी में से यानी कोर फुल स्टैक वाला है, आपको इनमें से कोई भी 2 कंप्लीट कर लेना। मीन्स जिसका प्रीरिक्विजिट आप कंप्लीट करोगे आप सिर्फ उसी का एग्ज़ाम दे पाओगे, तो आपको जिसका एग्ज़ाम देना है सिर्फ आप उसका कंप्लीट कर लो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके।
एंड उसके बाद क्या है डोमेन, तो ये प्री रिक्विजिट में है, तो आप मोस्ट प्रोबेबल आप जाके कंप्लीट करो। फ्रेशर्स हो तो पता है आपको प्री रिक्विजिट में से, अभी डैशबोर्ड के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से, ठीक है। तो ये वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन कौन सा कोर्स कंप्लीट करना है। यहाँ मैंने दिखा दिया है बिजनेस स्किल है, तो ये 1 of 1 कंप्लीटेड दिखा रहा है, इसका मतलब ये प्री रिक्विजिट कंप्लीट है मेरा, मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ वो डायरेक्ट असेसमेंट एटलीस्ट 1 ट्रैक सिलेक्शन इन डिस्टेंस सर्वे। मीन्स अगर कोई भूल जाता है, मीन्स कि जो भी पर्टिकुलर जिसमें जिस सारे ऑप्शन, तो उसमें लिखा है कि एटलीस्ट 1 ट्रैक सिलेक्शन इन द रजिस्ट्रेशन, यानी कोई एक ट्रैक आपको सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। जो मैंने आपको ट्रैक भी शो किया ना, T1 T2 T3 ऐसे करके, उसमें से कोई एक करना ज़रूरी है। प्री रिक्विजिट फॉर प्रॉक्टर असेसमेंट इन कोर फुल स्टैक एंड कोर नॉन टेक ट्रैक। यानी अब देखो नॉन टेक ट्रैक यहाँ पे क्या है, नॉन टेक ट्रैक यानी आर्टिकुलेशन, बिजनेस और प्रोसेस, यानी जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। T1 T2 T3 ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रैक है। आर्टिकुलेशन, बिजनेस, प्रोसेस ये सारे नॉन टेक ट्रैक हैं, ओके। अब देखो इसमें लिखा है कि अब देखो सारे पाथ को कंप्लीट करने का 2 तरीका है। लर्निंग पाथ, लर्निंग पाथ क्या है कि अगर आप चाहो तो उसको पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। जैसे इसमें डोमेन आप देख सकते हो, ये डोमेन है ना। अब सपोज मैं इसको ओपन करता हूँ, डोमेन मैंने ओपन किया, देखो यहाँ लिखा है ना पाथ 1 पाथ 2 कंप्लीटेड। यहाँ पे क्या लिखा है, लर्निंग पाथ। एक लर्निंग पाथ है और एक असेसमेंट पाथ है। अगर आप पढ़ के कंप्लीट करना चाहते हो, ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ डोमेन की नहीं, मैं तो एग्जांपल के लिए इसको ओपन कर दिया। अगर आप पढ़ के कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको ये पहला वाला पाथ कंप्लीट करना है। अगर आप एग्ज़ाम देके कंप्लीट करना चाहते हो, मीन्स आपको पहले से वो चीज़ें आती हैं, तो आप डायरेक्ट असेसमेंट देके ये वाला पाथ कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो पाथ 2 आप सेलेक्ट कर सकते हो, किसी के लिए भी, डोमेन की नहीं, मीन्स आप जिसमें असेसमेंट पाथ है, आर्टिकुलेशन, बिजनेस प्रोसेस, सब में 2 या 2 से अधिक पाथ है, तो उसमें से आप जो भी दिखा होगा आपको वहाँ पे लिखा होगा कि कौन से पाथ में कितना कंप्लीट करना है, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो सबके लिए, ठीक। और देनी नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन असेसमेंट, तो यानी इसमें लिखा हुआ कि कोई रेस्ट्रिक्शन है अटेम्प्ट के लिए, तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जब तक आप ये जो आपका ग्रेड है, आप जब तक इस ग्रेड या C1 ग्रेड या इससे नीचे के ग्रेड में रहते हो, और मीन्स अगर आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको A या B बैंड चाहिए ही इंक विंग्समैन में बैठने के लिए, तो आप तब तक एलिजिबल हो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट ले सकते हो। मीन्स एक साल में तो आप सिर्फ 2 ही बार एग्ज़ाम दे पाओगे, मई और नवंबर में, तो मीन्स जब तक आप उस ग्रेड के अंडर हो आप कितने भी अटेम्प्ट ले सकते हो। हाउ मेनी ट्रैक्स कैन आई रजिस्टर इन अ सिंगल साइकिल। अब इसमें था कि आप कितने ट्रैक्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पहले ये देखिए, अब टेक्नोलॉजी में कितने सारे ट्रैक्स हैं, T1 T2 T4 T7 T13 T12 या T15 तक है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोई 2 ट्रैक आप दे सकते हो एग्ज़ाम में, यानी एक साइकिल में सिर्फ 2 ट्रैक आप सेलेक्ट करके दे सकते हो। आर्टिकुलेशन जैसा कि प्री रिक्विजिट में है, तो आर्टिकुलेशन के लिए इन्होंने अलग से चेक बॉक्स बनाया कि अगर आप देना चाहते हो तो बिल्कुल आप उसमें से दे सकते हो, बट 2 ट्रैक आपको सेलेक्ट करना है। कौन कौन से, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कोर फुल स्टैक कैन बी रजिस्टर फॉर मैक्स ऑफ 2 ट्रैक, यानी 2 ही ट्रैक आप सेलेक्ट करने, तो या तो आप कोर फुल स्टैक में दोनों चूज़ कर लो, यानी T1 से T15 के बीच में कोई 2 चूज़ कर लो, ठीक है, या एक कोर फुल स्टैक चूज़ कर लो, एक नॉन टेक ट्रैक चूज़ कर लो। कोर फुल स्टैक यानी T1 से T15 के बीच में कोई एक सेलेक्ट कर लो जिसका एग्ज़ाम देना है आपको, और कोई एक नॉन टेक ट्रैक यानी बिजनेस स्किल में या प्रोसेस में से नॉन टेक ट्रैक कर लो। यहाँ पे आर्टिकुलेशन इसलिए नहीं क्योंकि आर्टिकुलेशन को इन्होंने प्री रिक्विजिट में डाल दिया है, ठीक है। हाउ मेनी माइलस्टोन आर देयर इन विंग्स 1, तो विंग्स 1 साइकिल के अंदर सिर्फ 2 माइलस्टोन आते हैं। आप अपना प्रोफाइल निंजा से डिजिटल कर सकते हो, डिजिटल से इनोवेटर कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द ट्रैक कॉम्बिनेशन टू अचीव द डिजिटल माइलस्टोन, 2 ट्रैक कंप्लीशन इज रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजिटल माइलस्टोन, यानी अगर आप निंजा से डिजिटल अपग्रेड करना चाहते हो आपको 2 ट्रैक आपको कंप्लीट करना है, यानी स्टेप 1 और स्टेप 2, और मैं डिटेल में बताता हूँ इसमें क्या करना है आपको, ओके। यानी इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट ट्रैक में क्या है, शुड बी कोर फुल स्टैक विद डिस्टिंक्शन, यानी जो आपका स्टेप 1 होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिसमें आप स्टेप 1 में देखना, वहाँ पे लिखा है कोर फुल स्टैक। तो जो आपका पहला स्टेप है उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या चाहिए, उसमें डिस्टिंक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक। सेकेंड ट्रैक यानी स्टेप 2 में आपको क्या चाहिए,
इफ़ नॉन टेक ट्रैक और यूनिट इलेक्टिव इंटरनल और एक्सटर्नल यानी सर्टिफिकेशन अगर आप किसी का देना चाहते हो तो शुड बी डिस्टिंक्शन होना चाहिए, ठीक है। यूनिट इलेक्टिव अगर एग्जाम आप दे रहे हो तो वो डिस्टिंक्शन होना चाहिए। अगर आप कोर फुल स्टैक दे रहे हो तो सेकंड ट्रैक में अगर पास भी हो गए आप किसी टेक ट्रैक में फुल स्टैक वाले में तो भी चलेगा, और डिस्टिंक्शन है तो भी चलेगा। यानी पहले स्टेप में आपको कोर फुल स्टैक में डिस्टिंक्शन लाना ही है, और अगर आप यूनिट इलेक्टिव दे रहे हो सेकंड स्टेप में तो भी डिस्टिंक्शन चाहिए। अगर कोर फुल स्टैक दे रहे हो तो पास या डिस्टिंक्शन दोनों से काम चल जाएगा, ठीक है। बोथ ट्रैक्स कैन बी कोर फुल स्टैक। इस बोथ स्टेप यानी बोथ ट्रैक यानी जो भी आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं, यानी एक साइकिल में आप 2 ट्रैक चूज कर सकते हो, दोनों आप कोर फुल स्टैक चूज करो, या तो एक कोर फुल स्टैक चूज करो या एक कोर नॉन टेक ट्रैक चूज कर लो, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है कि वो भी हो सकता है कि दोनों कोर फुल स्टैक ही आप चूज कर सकते हो। आर्टिकुलेशन जिसको इन्होंने प्री रिक्विजिट में डाला हुआ है, तो डिजिटल के लिए क्या है, सिर्फ पास चाहिए, मिनिमम पास चाहिए। अगर पास हो जाओगे तभी वो आपका चेक बॉक्स जो है ऊपर ग्रीन टिक हो जाएगा, और डिस्टिंक्शन आ गया तो अच्छी बात है, आपको इन्वर्टर के लिए काम आ जाएगा। तो आर्टिकुलेशन के लिए मिनिमम पास चाहिए, और डोमेन जो आपका लर्निंग है वो भी प्री रिक्विजिट में है, तो उसको अभी आपको कंप्लीट करना है कट ऑफ डेट से पहले, जो कि 5 अक्टूबर है इन सब के लिए। और ये हिस्टोरिकल कोर प्रोग्रामिंग डिस्टिंक्शन ये तो मीन्स पहले होता था, बट अभी इन्होंने हटा दिया है। अब स्टेप 1 में ये होता था, तो इसकी कोई बात ही नहीं है, अब इसके ऊपर बात नहीं करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी मैंने बता दी फ्रेशर्स के लिए। और इसके नीचे इन्वर्टर वाला है, तो इन्वर्टर तो अभी फ्रेशर कोई डायरेक्ट देगा नहीं, तो मेरे ख्याल से मैं एक्सप्लेन कर चुका। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म मैंने ओपन कर लिया है और रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया, और इसकी लास्ट डेट आपकी 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर के पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 500 सीट है, आप 500 बच्चे पहले रजिस्टर कर लिए तो वही दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। 5 अक्टूबर के पहले जितने भी रजिस्ट्रेशन आएंगे वो सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप आज नहीं करते हो तो ज़रूर आप 5 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपने जो भी कोर्सेस आपने कंप्लीट किए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, कुछ नहीं है, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने बताया कि 2 ट्रैक आप चूज़ कर सकते हो प्लस आर्टिकुलेशन, तो मैं बता रहा हूँ कैसे आप फिल कर सकते हो। तो ये रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग की डेट है 5 अक्टूबर, ये मैंने बता दी। ये एलिजिबिलिटी मैंने एक्सप्लेन कर दी है क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। और विंग्स में ये देखिए फॉर्म है, तो इसमें लिखा है कि आई एम अवेयर दैट HR एक्शंस, यानी इसमें लिखा है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में अगर आप चीटिंग वगैरह करते हो या कुछ अपने साथ ले जाते हो ऐसा जो अलाउड नहीं है, तो आपको एग्ज़ाम से विंग्स 1 प्रोग्राम से हटा दिया जाएगा। आपको जॉब से भी हटाया जा सकता है अगर वो हीनियस क्राइम में आ गया तो, ठीक है। और फिर तो आपको सिंपली यहाँ पे एग्री कर देना है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। एंड नेक्स्ट है डू यू विश टू अपीयर फॉर आर्टिकुलेशन ट्रैक। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप अगर मीन्स आप फ्रेशर क्या हो, फ्रेशर अगर हो तो आपको आर्टिकुलेशन एग्ज़ाम देना ही है। मीन्स अभी तक तो कोई एग्ज़ाम दिया नहीं होगा, तो आप यहाँ सिंपली यस कर देना। और डिजिटल के लिए ट्राई करो तो कोशिश करना आप पास कर लो। तो यहाँ पे आपको सिंपली यस फिल करना है कि हाँ मैं देना चाहता हूँ आर्टिकुलेशन का एग्ज़ाम। और रजिस्टर फॉर एनी वन मीन्स जो ये ट्रैक है सिंपली T1 T2 T3 जिसके बारे में बात कर रहा था, ये सारे ट्रैक हैं आपको। तो यहाँ से अगर कोई भी ट्रैक आप जो चूज़ करते हो, यानी कोई एक ही चूज़ करना है आपको। ये रेडियो बटन है आपके पास, चेक बॉक्स है नहीं कि आप मल्टीपल चूज़ कर लो, तो इसमें से आपको सिर्फ एक चूज़ करना है। और जो आप चूज़ कर रहे हो आपको ध्यान देना है कि आप उसका प्री रिक्विजिट कंप्लीट किए हो। कंप्लीट कहाँ से करना हो मैंने बता दिया, ग्रुप 2 में जाकर टेक्नोलॉजी में जाओ, वहाँ से कोर्सेज कंप्लीट करो पढ़ के या असेसमेंट दे के। तो जो भी यहाँ चूज़ करना है उसका आपको प्री रिक्विजिट कंप्लीट कर लेना, तभी आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, ठीक है। तो इसमें से अपनी स्किल सेट के हिसाब से आप इसमें से कोई भी चूज़ कर लो। ये तो हो गया ट्रैक 1। अब आपको एक और चूज़ करना है, तो एक और के लिए फ्रेशर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले जाओ आप अपनी यूनिट में देखो कि आपके आप यूनिट इलेक्टिव दो, उसका एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा कि कैसे आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो आपका यूनिट इलेक्टिव इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट इलेक्टिव का एग्ज़ाम TCS करवाती नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, AWS, तो इन तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेशन आप अपने यूनिट के अंदर का दोगे तो ये सारे एग्ज़ाम तो एक्सटर्नली होते हैं, TCS का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आपका उसमें डिस्टिंक्शन आ भी जाएगा तो स्टेप 2 आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वो यूनिट इलेक्टिव नहीं देना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें से आप बिजनेस स्किल 1, 2 या प्रोसेस में से कोई भी एक दे सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आप बिजनेस स्किल 2 देना, ये क्वाइट ईजी होता है मीन्स, और इन दोनों के कंपैरिजन में।
और बस आप चाहो तो इनमें से कोई भी ट्रैक चूज़ कर सकते हो अगर आप कोई और जाते हो, क्योंकि वहाँ लिखा था बोथ स्टेप कैन बी कोर फुल ट्रैक, तो इनमें से भी कोई चूज़ कर सकते हो एक और, तो आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा उनकी रूल के हिसाब से कि आप 2 ट्रैक सेलेक्ट कर लिए हो, ठीक है। और बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पहले एक बार यूनिट इलेक्टिव ट्राई कर लो, क्योंकि आपको पता है कि यूनिट इलेक्टिव का लास्ट डेट आपको 30 नवंबर तक है, तो जब तक आप ट्राई करो होता है हो जाएगा, नहीं तो इनमें से कोई एक फिल कर देना स्टेप 2 के लिए, और मोस्ट प्रोबेबल आपका डिजिटल एक साइकिल में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, इस बार नवंबर साइकिल में निकाल लेना है किसी भी तरीके से। और ये तो इनोवेटर लोगों के लिए कि जो भी डिजिटल हो चुके हैं, ये इनोवेटर के लिए है कि इसमें से क्या फिल करना है, इनोवेटर कोडिंग चैलेंज आपको किस में देना है, ठीक है। तो ये आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपका बस ऊपर तक है, आप यहाँ पे जाके सीधे फॉर्म फिल करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक। ये मैंडेट ये सब हो गया, ये आपको फिल कर देना है बस। अब चलते हैं Q&A सेक्शन में, जिसमें बहुत सारे फ्रेशर्स का कुछ क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या होगा डाउट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ब्रो हाउ टू गेट दिस पाथ डैशबोर्ड इन iEvolve, यानी मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो आपको सिंपली अल्टीमेटिक्स में अपना लॉगिन करके iEvolve पे चले जाना है, और अगर आप इन दोनों सर्टिफिकेशन के अंदर टैग्ड हो चुके होंगे, यानी जो फ्रेशर्स हैं अगर उनको ILP ख़त्म हो गई है तो इन दोनों सर्टिफिकेशन में से किसी एक में ऑटोमेटिकली टैग कर दिया गया होगा। अगर आप इसमें टैग हो चुके हो तो आपका डैशबोर्ड भी शो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो आपको सिंपली ये अपने प्रोफाइल वाले आइकन में चले जाना है, उसको क्लिक करके आपको यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ पर डैशबोर्ड जाना है, और डैशबोर्ड में जैसे भी आप क्लिक करोगे तुरंत आपको आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा कि आपकी विंग्स की जर्नी कैसी है, कुछ इस तरह का रहेगा फोटो वहाँ पे, ओके। And second question is, I will be joining on 19th September. Can I appear for articulation at least if I complete it by 5th October? Or is it 10th September for articulation? नहीं, articulation के लिए तो कट ऑफ डेट 5th October है, बट आप 19 सितंबर के बाद ही ज्वाइन कर रहे हो, मीन्स 19 सितंबर को आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपकी ILP जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक आपको ग्रेड वगैरह मिलेगा नहीं, और सर्टिफिकेशन के अंदर टैग नहीं किया जाएगा, तो आप एलिजिबल तो नहीं हो नवंबर साइकिल के लिए, तो आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। आपको देना पड़ेगा मई 2025 वाले साइकिल में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर पहले से कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली इस साइकिल में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो आई रिसेंटली ज्वाइन TCS BPS ग्रेड, एम आई एलिजिबल फॉर विंग्स वन, इफ़ आई एलिजिबल प्लीज़ शेयर द कोर्स ID। तो BPS का भी रजिस्ट्रेशन सर्वे फॉर्म उन्होंने आउट कर दिया है, तो आप रिसेंटली ज्वाइन किया है, अगर आपको सर्टिफिकेशन ID के अंदर टैग कर दिया गया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। और जो मैंने कोर्स ID ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, आप जाके वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, बट मैंने जो डैशबोर्ड शो किया आपको वहीं से वो सारे कोर्सेज कंप्लीट करने हैं प्री रिक्विजिट वाले, तो आप सब कंप्लीट कर लेना। एंड नेक्स्ट इज, हाई ब्रो, आई विल कंप्लीट 3 years in TCS, इन दिस आई एम एलिजिबल फॉर नंबर साइकिल विंग्स वन, और ड्यूरिंग द रिजल्ट इफ़ आई एम मोर देन 3 years दे विल गिव इंसेंटिव। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं मैटर कर सकता है, जब तक आप C1 ग्रेड से नीचे हो तब तक आप विंग्स वन दे सकते हो, और अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपका पैकेज ज़रूर बढ़ जाएगा, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो पैसा मिलेगा ही। नेक्स्ट क्या है, ब्रो व्हाट इफ़ आई हैव डन एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन बिफोर लर्निंग कंप्लीशन डेट बट आई गॉट लेट गेट अप्रूवल फ्रॉम CVU, देन आई एम एलिजिबल विथ एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन। नो, अगर आप जैसे एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन की कट ऑफ डेट तो 30 नवंबर है, लेकिन आप 30 नवंबर के मतलब पहले अपलोड कर दो, फिर आपका अप्रूवल बाद में हो, तो ये शायद क्या नहीं आएगा एलिजिबिलिटी में। तो आप 30 नवंबर मिस तो काफ़ी अभी टाइम है, तो आप अपलोड करके अपना CVO से वेरीफाई करवा लो, और CVO से वेरीफाई करवाने में ज़्यादा नहीं है, 1-2 दिन का टाइम लगता है, वो जल्दी वेरीफाई कर देते हैं। बस आपको वो चेक करना कि जो भी आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन कर रहे हो वो आपकी यूनिट लिस्ट में होना चाहिए, नहीं तो वो फिर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार ये जाके चेक कर लेना, और ये कैसे चेक करना है मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, तो ये सारे उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो। वेयर इज़ द ट्रैक लाइन है, ट्रैक लाइन मीन्स जितने भी मैंने सुबह किए ना टेक्नोलॉजी ट्रैक, आपके ये T1 T2 T3 T4 ये सारे आपके ट्रैक लाइन ही हैं, मीन्स ये जितने सारे T1 ये आपको मीन्स क्रॉप करके शो हो रहा होगा, बट आप जो मैंने शो किया अभी T1 T2 T3 T4 T15 तक वो सारे आपके ट्रैक लाइन ही हैं, ओके। तो ये फ्रेशर्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, मीन्स सब जैसे ज्वाइन करोगे तो उन्हें पता नहीं है ना T1 से T15 क्या है, तो ये मीन्स इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आपको नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड स्टेप में यूनिट इलेक्टिव सर्टिफिकेशन करना चाहता हूँ तो मुझे T7 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, क्योंकि
वो जो सेकंड पॉइंट था सर्वे फॉर्म में, जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट चूज़ कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कोई चूज़ नहीं करता है तो उससे जैसे दिखाया ना मैंने कि 15205 में T7 था, 15206 में T9 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको अलॉट हो जाएगा। बट आप अगर आप सर्वे फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप कोई भी ट्रैक से आप जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप T7 ही सेलेक्ट करो। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप ये वही क्वेश्चन है। ब्रो एक डाउट है, एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन करना है स्टेप 2 में। अगर एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन हो गया और CV वेरिफिकेशन भी हो गया, अभी भी वो डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होने के लिए क्या करना है? तो देखो, अगर आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन कर लिया है, CV भी वेरीफाई कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। जब नवंबर साइकिल का रिजल्ट आएगा तो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो ग्रीन स्टार वहाँ पे बन जाएगा, और वो डैशबोर्ड में रिजल्ट तभी शो करेगा जब आपका नवंबर साइकिल वाला रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अगर आपका CV वेरीफाई हो चुका है और अपलोड भी आपने कर ही दिया होगा, तो वेट करना, जैसे रिजल्ट आएगा वो तब शो करेगा, अभी तुरंत वो शो नहीं करता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में T7 फिल करना मैंडेटरी है? नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में T7 फिल करना मैंडेटरी नहीं है। वो सिर्फ पॉइंट आपको ऐसे दिया गया कि अगर आप नहीं कुछ फिल करते हो तो आपको उस पाथ में जाके वो एलोकेट हो जाएगा। बट आप कोई भी नवंबर साइकिल के लिए, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा, ये कि एक्सेप्शन है, आप कोई भी अपने यूनिट के बाहर भी जाके कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो, किसी भी ट्रैक को चूज़ कर सकते हो नवंबर साइकिल के लिए, तो कोई भी जाके आप ट्रैक चूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते हो। उस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ऐसे एक कन्फ्यूजन टाइप का है। और बस मैंने बाकी सब एक्सप्लेन कर ही दिया है। और कोई भी अगर डाउट अगर आपको अभी भी अराइज होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर दो, मैं जल्दी उसका रिप्लाई दे दूँगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।